हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की बात करेंगे। तो राज्य व्यवस्था और संविधान की बात करने से पहले हम उनका परिचय जान लेना ज़रूरी समझते हैं। तो सबसे पहले आज देखते हैं राज्य व्यवस्था का परिचय। तो राज्य व्यवस्था में सबसे पहला जो शब्द आता है वो है राज्य। तो ये राज्य क्या है? सबसे पहला प्रश्न उठता है, राज्य क्या है? ऐसे हम देखते हैं कि राज्य का अर्थ जो भारत में लगाया जाता है कि राज्य का अर्थ हुआ, जैसे हो गया बिहार हो गया, इसका अर्थ प्रांत से लगाते हैं। जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया। बहुत प्रकार अभी ऐसा बोला जाता है कि भारत में अभी वर्तमान में कितना राज्य है, तो 28 राज्य की गिनती की जाती है। तो लेकिन राजनीतिक क्षेत्र की बात किया जाए तो यहाँ राज्य का अर्थ बदल जाता है। यहाँ राज्य का अर्थ एक देश से लगाया जाता है, और वैसा देश जिसका अपना एक सरकार होना चाहिए। इसका कुछ तत्व है, इसको हम देखेंगे। तो राज्य का अर्थ एक देश से लगाया जाता है, और उसी से राज्य व्यवस्था शब्द का उत्पत्ति हुआ है। यानी राज्य की व्यवस्था कैसा करना है, आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो राज्य, ऐसे संविधान की बात किया जाए तो संविधान के अनुच्छेद 12 में दिया गया है कि राज्य का अर्थ देश, प्रांत और जितना भी सरकारी कर्मी हैं वो सभी राज्य के अंतर्गत आता है। लेकिन राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम जिस राज्य की बात करते हैं उस राज्य का अर्थ होता है एक देश। ये एक विचारधारा है। आप कहीं से पूछने के लिए जाएंगे कि भारत राज्य कहाँ है, तो वो बता नहीं पाएगा। ये एक संस्था के रूप में गठित होता है, और इसका मूर्त रूप देने के लिए एक सरकार होता है। तो राज्य का पहचान सरकार से ही होता है। तो राज्य के तत्व की बात किया जाए तो राज्य के 4 तत्व होते हैं। राज्य के सबसे पहला तत्व होता है भूभाग, कि राज्य अगर है तो उसका अपना भूभाग होना चाहिए। उसके बाद उसका कुछ जनसंख्या होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या नहीं रहेगा तो शासन किस पे करेगा। उसके बाद सरकार होना चाहिए। राज्य है तो सरकार भी होना चाहिए। उसके बाद संप्रभु या संप्रभुता, तो ये होना जरूरी है। राज्य के ये तत्व है। राज्य की गिनती हम तभी कर सकते हैं कि वो एक राज्य है। यह राज्य का अर्थ देश से हम लगाते हैं। तो राज्य के तत्व जो हैं उसका अपना एक भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए और संप्रभुता होना चाहिए। भूभाग यानी अगर कोई देश है उसका अपना भूभाग नहीं है तो वो देश नहीं कहलाता है, उसको राज्य के अंतर्गत नहीं रखेंगे। जैसे वर्तमान में तिब्बत जो है वो एक राज्य नहीं है, क्योंकि उसका अपना भूभाग है ही नहीं। उसके पास जनसंख्या तो है, सरकार भी है, संप्रभुता और भूभाग नहीं है उसके पास, क्योंकि वो हमारे भारत के धर्मशाला नामक स्थान से ही अपना शासन चलाते हैं, सरकार चलाते हैं। वहाँ उनका जनसंख्या भी निवास करता है, लेकिन उनके पास अपना भूभाग नहीं है, क्योंकि चीन ने उस पर आक्रमण किए हुए हैं। तो राज्य में भूभाग होना जरूरी है। उसके बाद जनसंख्या होना जरूरी है, क्योंकि नागरिक नहीं रहेगा तो उस पर शासन कैसे किया जाएगा। अब कोई ऐसा स्थान है जहाँ नागरिक है ही नहीं, तो राज्य व्यवस्था की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ती है। उसके बाद सरकार होना चाहिए, जनसंख्या के साथ उसका सरकार होना चाहिए।
हम शुरू से ही देखे हैं कि इतिहास में कि कबीलाई समूह में राजा राज करता था। तो सरकार का भी बहुत प्रकार होता है, लेकिन सरकार होना जरूरी होना चाहिए और संप्रभु होना चाहिए। जैसे कि कुछ समय पहले तक यानी 1947 से पहले भारत संप्रभु नहीं था और उसका निर्णय जो है वो इंग्लैंड के साम्राज्य जो थे उसके अधिकारीगण इसका निर्णय लेते थे कि भारत में क्या होगा। तो इसके आधार पर कहा जा सकता था कि उस समय भारत एक राज्य नहीं था, यानी राज्य के अंतर्गत उनके पास राज्य के पास भूभाग था, जनसंख्या था, सरकार अपना नहीं था, ना ही वो संप्रभु था। तो इसलिए भारत भी उस समय राज नहीं था। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उस समय से भारत एक राज्य के अंतर्गत गिनती आने लगा। तो ये सभी जो हैं राज्य के तत्व हैं, किसी एक के बिना राज्य की कल्पना तो की जा सकती है, लेकिन राज्य के अंतर्गत उसको रखा नहीं जा सकता है। किसी एक के बिना राज शब्द का अर्थ जो है वो निरर्थक हो जाता है, सार्थक नहीं हो पाता है। तो इसलिए इस सभी जितना भी चीज़ है राज्य के तत्व के अंतर्गत, ये सभी एक राज्य के अंतर्गत होना जरूरी है, और नहीं होता है उसके अंतर्गत तो राज्य का अर्थ हम लगा पाते हैं उसका अर्थ निरर्थक हो जाता है। इसलिए राज्य के तत्व में ये सब होना बहुत ज़रूरी है। भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए और संप्रभुता होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि हमें राज्य व्यवस्था की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम देखते हैं राज्य व्यवस्था की जरूरत क्यों। क्या जरूरी है राज्य व्यवस्था का। तो हम इतिहास में देखते हैं कि कुछ समय पहले तक हमारे भारत में या बहुत सारी जगह में कबीलाई समूह रहते थे और राजा के द्वारा उसका शासन किया जाता था। लेकिन जनसंख्या छोटा होने के बाद आप छोटे स्तर पर क्या कर सकते हैं, उसका निदान कर सकते हैं। लेकिन जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे समस्या भी बढ़ती जाती है। तो बड़ी जनसंख्या को व्यवस्थित करने के लिए, उसके समस्याओं को समाधान करने के लिए, उसके विकास कार्य को करने के लिए राज्य व्यवस्था होना जरूरी है। और राज्य व्यवस्था नहीं होता है तो एक कहावत जो हमारे समाज में चलती आती है, अभी भी चलती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास ताकत होगा वही क्या करेगा, शासन करेगा। तो अभी भी होती है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होती है, क्योंकि राज्य व्यवस्था जो है हमारे भारत में चल रहा है। तो राज्य व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के लिए। राज्य व्यवस्था अगर वहाँ का नहीं है तो वो देश सही से सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। जैसे हमारे भारतीय समाज में चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो कौटिल्य हुए थे, चाणक्य जिनको कहते हैं, तो वो एक पुस्तक लिखे थे अर्थशास्त्र। उसमें राज्य व्यवस्था के बारे में ही बात की गई थी कि राज्य व्यवस्था को कैसे चलाया जाता है। और पहले जो जितना भी राजा होते थे उनको जो भी सलाहकार होते थे वो बताते थे कि आखिर राजधर्म क्या है। तो राजधर्म राज्य व्यवस्था शब्द से ही जुड़ा हुआ है। तो राज्य व्यवस्था इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छोटे से जनसंख्या को निदान स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है, लेकिन बड़ी जनसंख्या जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है उसकी समस्या और विकास कार्य को निदान करने के लिए एक राज्य व्यवस्था की होना बहुत ज़रूरी है। राज्य व्यवस्था में ही एक और शब्द चलता है, लोक कल्याणकारी राज। लोक कल्याणकारी राज का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यही होता है कि नागरिक के समस्याओं को ध्यान में रखकर
शासन किया जाना। जैसे हमारे भारतीय संविधान में देखा जाता है कि मौलिक अधिकार जो है, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपको देखने को मिलेगा कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना उद्देश्य है हमारी राज्य व्यवस्था का। तो लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ ये हुआ कि नागरिक का जितना भी समस्या हो उसको समाधान किया जाए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हमारे भारतीय समाज में कि जितना भी जिसके जो ताकतवर नहीं होता है और जिसके पास धन दौलत नहीं होता वो प्रायः नीचे दब के रह जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है और इसी सुधार को लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है कि लोक के यानी पूरी जनता को कल्याण करने के लिए एक राज्य व्यवस्था की स्थापना किया जाए। राज्य व्यवस्था अगर नहीं होता है तो आंतरिक सुरक्षा गड़बड़ हो जाती है। आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत वो आता है कि जैसे कि नक्सलवाद का विकास होना, आतंकवाद का विकास होना, ये सब राज्य व्यवस्था, अगर किसी देश का राज्य व्यवस्था मजबूत नहीं है तो आसानी से उसकी आंतरिक सुरक्षा को भेद किया जा सकता है। और लोक कल्याणकारी राज्य हमारे भारत में ही है, लेकिन जैसे ही अभी वर्तमान में अफगानिस्तान की बात किया जाए तो अफगानिस्तान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं की गई है, क्योंकि वहाँ लोगों की समस्या नहीं देखी जा रही है कि लोग के आखिर क्या समस्या है। सिर्फ सरकार चलाना जानता है वो सब, और बंदूक के बल पर सरकार चलाया तो जा सकता है लेकिन समस्या का निदान नहीं किया जा सकता है और ना ही वो लोक कल्याणकारी राज्य बन सकता है। इसलिए अभी अफगानिस्तान भूखमरी के चपेट में आ गया है। तो इससे क्या होगा कि जो सरकार चला रहा है तो वो तो अपना पेट भर लेगा, लेकिन बहुत सारे जनता भूखमरी के चपेट में आने के कारण मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं शासन के अंग। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जितना भी शासन किया जाता है तो शासन का अंग क्या है? शासन का अर्थ आप सरकार से भी लगा सकते हैं, सरकार कह सकते हैं या शासन कह सकते हैं। तो सरकार और शासन एक ही है। तो सरकार, शासन के अंग जो है वो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका का कार्य होता है विधि बनाना। ये विधायिका जो है इसका कार्य क्या है? मूल रूप से विधि बनाना है। कार्यपालिका का कार्य होता है कि आप विधायिका के द्वारा जो विधि बनाया गया है उसके अनुरूप कार्य करना। और न्यायपालिका का काम है कि विधायिका के विधि के अनुसार न्याय करना। तो हमारे भारत में जो है विधायिका और कार्यपालिका में, विधायिका के अंतर्गत आप संसद को ले सकते हैं। संसद में ही क्या होता है? विधि का निर्माण होता है। राज्य विधानमंडल को ले सकते हैं। राज्य विधानमंडल के द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है, विधि यानी कानून। उसके बाद कार्यपालिका जो होता है, कार्यपालिका भी दो प्रकार का होता है। कार्यपालिका दो प्रकार का कैसे होता है देखते हैं। एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक होता है वो अस्थायी होता है। अस्थायी को कहा जाता है इसको या प्रशासनिक। अस्थायी हो गया यह प्रशासनिक कार्यपालिका होता है। राजनीतिक कार्यपालिका जो होता है वो चुनाव के साथ 5 वर्ष तक ही रहेगा। लेकिन अस्थायी कार्यपालिका की बात किया जाए तो इससे चुनाव से के ऊपर कोई मतलब नहीं रहता है।
ये क्या किया जाता है कि किसी विशेष प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत आता है, और ये क्या करता है कि समांतर रहता है। राजनीतिक व्यवस्था जहाँ जहाँ रहती है, प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ रहना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी राजनेता जो होता है वो किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं होता है। राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत जितना भी मंत्री परिषद है, यानी मंत्री जितना भी होता है उसका अलग अलग विभाग होता है, और विभाग का जो राजनीतिक प्रधान होता है वो तो मंत्री होता है, लेकिन विभागीय प्रधान की बात किया जाए तो विभागीय प्रधान उसका सचिव होता है। जितना भी मंत्री होता है उसका अपना अपना विभाग होता है, जिसको सचिवालय कहते हैं, और सचिवालय में राजनीतिक प्रधान उसका मंत्री होगा उस विभाग का, और अस्थाई और या प्रशासनिक प्रधान जो होता है उसका सचिव होता है। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे वित्त विभाग हो गया, तो वित्त विभाग का जो राजनेता भी होगा, मंत्री होगा, वो वित्त विभाग का क्या होगा, राजनीतिक प्रधान होगा। लेकिन वित्त विभाग का जो सचिव होगा, वित्त सचिव जिसको कहते हैं, वित्त सचिव क्या होगा, उसका प्रशासनिक अधिकारी होगा। वो अस्थाई होता है, उसको हटाया नहीं जा सकता है कि ये 5 साल में हटाया जा सके। जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा हो गया, भारतीय प्रशासनिक सेवा से क्या होता है, व्यक्ति प्रमोशन के द्वारा यहाँ तक पहुँच पाता है। लेकिन वित्त मंत्री जो होते हैं, वित्त मंत्री को सीधे क्या किया जा सकता है, चुनाव के द्वारा इस पद पे पहुँचाया जा सकता है। तो कहीं भी क्या होता है कि राजनीतिक कार्यपालिका जो होता है वही उसका प्रमुख होता है, उसी के अनुसार अस्थायी कार्यपालिका को चलना पड़ता है। यानी राजनीतिक कार्यपालिका को सहयोग करने के लिए अस्थायी कार्यपालिका का गठन किया गया है, और इसके समांतर चलता है। जहाँ जहाँ राजनीतिक कार्यपालिका होगा वहाँ वहाँ क्या होगा, अस्थायी कार्यपालिका होगा ही। जैसे प्रधानमंत्री हो गया, तो प्रधानमंत्री के अंतर्गत भी क्या होता है कि उसके समांतर भी पीएमओ का नाम सुने होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है, इसका जो सचिव होता है, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, प्रधानमंत्री के बराबर चलता है। तो जहाँ जहाँ क्या होता है कि राजनीतिक कार्यपालिका जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ अस्थायी कार्यपालिका होगा ही। न्यायपालिका की बात किया जाए तो न्यायपालिका हमारे भारत की बात किया जाए तो यहाँ एकीकृत है। एकीकृत का अर्थ यही होता है कि एक ही न्यायपालिका है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो हम लोग जब भी पढ़ाई करेंगे तो विधायिका और कार्यपालिका को ये दोनों आपस में मिलते हुए चलेगा, क्योंकि प्रत्येक कार्यपालिका का जो सदस्य होता है वो विधायिका का अंग होता है, लेकिन प्रत्येक विधायिका का जो सदस्य होता है वो कार्यपालिका के अंग नहीं होता है, क्योंकि कार्यपालिका में क्या होता है, मंत्री परिषद शामिल होते हैं। तो मंत्री परिषद में कुछ विशेष व्यक्ति को ही मंत्री परिषद में शामिल किया जाता है। तो कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से मिलते चलेगा, लेकिन न्यायपालिका हमारे भारत में एकीकृत है, तो इसलिए न्यायपालिका को हम अलग से देखेंगे। आज हम सिर्फ परिचय की बात कर रहे हैं, तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जितना भी शब्द होता है उसका हम सिर्फ परिचय कर रहे हैं। तो आज हम फिर देखते हैं हम कानून के प्रकार। कानून कितने प्रकार के होते हैं, इसका भी 4 प्रकार होता है। सकारात्मक विधि, प्राकृतिक या नैसर्गिक विधि, उसके बाद आता है लोक विधि, ईश्वरीय विधि, सकारात्मक विधि के अंतर्गत आता है कि
कोई भी शासन प्रशासन चलाने के लिए एक संविधान को होना जरूरी है, और जो सभी के लिए क्या करे, लोक कल्याणकारी करने का काम करे, वो सकारात्मक विधि के अंतर्गत आता है। जैसे भारत में जितना भी विधि है वो सकारात्मक विधि है। उसके बाद आता है प्राकृतिक या नैसर्गिक विधि। तो ये वैसे विधि है जैसे जो हमें प्राकृतिक का देन है, जैसे सांस लेना बोलना, ये सब क्या है, प्राकृतिक के अंग हैं और ये हमें प्रकृति के द्वारा मिला है। तो इससे हमें कोई भी राज्य मना नहीं कर सकता है, और हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार में मूल रूप से इसी का वर्णन किया गया है। तो प्राकृतिक अधिकार जितना भी होता है उसके लिए जो कानून बनाया जाता है कि इससे वंचित नहीं किया जा सकता है, वो सब क्या होता है, प्राकृतिक या नैसर्गिक कानून कहलाता है। इसका चर्चा आपको बराबर संविधान में मिलेगा। उसके बाद आता है लोक विधि। लोक विधि जो होता है कि जैसे समाज में कोई भी समाज हो गया तो उसमें परंपरागत रूप से कुछ विधि चलते आती है और उसी को लोक विधि कहा जाता है। जैसे भारतीय संविधान में भी देखेंगे और भारतीय राज्य व्यवस्था में जैसे किचन कैबिनेट की बात होती है, तो किचन कैबिनेट का वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन चर्चा में वो विषय बना हुआ है। तो ये भी सब लोक विधि है, यानी परंपरागत रूप से चली आती है। लेकिन के बीच भी बहुत सारे लोक विधि चलती है। तो जब क्या होता है, सकारात्मक विधि और प्राकृतिक विधि से काम नहीं बन पाता है जहाँ प्रशासनिक अधिकारी को, और जिस पे सकारात्मक विधि या प्राकृतिक विधि का कानून नहीं बना हुआ है, वहाँ क्या किया जाता है, परंपरागत विधि यानी लोक विधि को लेकर चला जाता है, ताकि उसकी समस्या यानी स्थानीय समस्या को आसानी से हल किया जा सके। ईश्वरीय विधि के अंतर्गत आता है कि ईश्वर के द्वारा क्या सही है क्या गलत है। ये ईश्वर के द्वारा नहीं होता कि किसी ईश्वर को मानने वाले जो विशेष, जैसे हिंदू धर्म में पंडित हो गया, मुस्लिम धर्म में हो गया, जो भी नमाज पढ़ते हैं, तो वो सब क्या करते हैं कि एक विधि का निर्माण करते हैं। मुस्लिम में जैसे शरीयत हो गया, तो ये सभी ईश्वरीय विधि है। और ईश्वरीय विधि से जहाँ कानून चलता है उसको धर्मतंत्र कहा जाता है। हम आगे पढ़ेंगे धर्मतंत्र के बारे में, लेकिन तब तक समझ लेते हैं कि ईश्वरीय विधि के अनुसार यानी धर्म ग्रंथ क्या कहता है, क्या सही है क्या गलत है, उसके अनुसार चलना ही ईश्वरीय विधि इसी के अंतर्गत आता है। तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन जो इसका वर्णन करने वाला होता है, जैसे भारतीय संविधान के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका अर्थ सही से नहीं निकल पाता है, तो उसका वर्णन करने का अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को है और वो सही से उसका वर्णन कर पाता है। लेकिन धर्मतंत्र के अंतर्गत आता है कि जो जहाँ धर्म ग्रंथ मौन होता है वहाँ क्या किया जाता है कि धर्म ग्रंथ को जो अपने आप के रक्षक बताते हैं वो अपने अनुसार क्या करते हैं कि इसका वर्णन करते हैं जो उसके पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है, यानी उनके मन में जो चलते रहता है उसी के अनुसार चाहता है कि वही ईश्वरीय विधि है। जैसे अफगानिस्तान में अभी बात किया जाए तो अफगानिस्तान में कहता है कि महिला को शिक्षा नहीं देना चाहिए, तो ये ईश्वरीय विधि में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि महिलाओं को शिक्षा नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ उसके धर्म गुरु हैं जो बताते हैं कि महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती है और नहीं देने चाहिए। तो ये सब धर्मतंत्र के नाजायज़ फायदे हैं, इसलिए धर्मतंत्र जहाँ भी होता है वहाँ गलत ही होता है, क्योंकि धर्म के अनुसार शासन चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी के अंतर्गत आता है प्राकृतिक न्याय। अब प्राकृतिक न्याय क्या होना चाहिए? प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत आता है कि जो इसका न्याय करने वाला है न्यायाधीश, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश को चाहिए कि दोनों पक्ष को बराबर सुने, उसके बाद अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना इसका न्याय करें। किसी भी बंदी को
आप मूल अधिकार में पढ़ेंगे कि किसी भी बंदी को क्या किया जाता है कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो वो सब भी प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत आता है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और इसके अंतर्गत ये भी आता है कि आप न्यायाधीश हैं तो आप ये बताइए कि आपने इस अभियुक्त को जो सज़ा सुनाई है वो किसके कारण और किस सबूत के कारण आपने इस निर्णय तक पहुंचा है। तो इसका वर्णन भी आपको करना होगा। इसलिए आप देखेंगे कोर्ट में जब न्यायाधीश सज़ा सुनाते हैं तो बहुत बड़ा चिट्ठी लेकर आते हैं, 3-4 पेज का होता है। वो पूरी पढ़ के बताते हैं कि यहाँ ये सबूत मिला जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यही दोषी है या ये दोषी नहीं है और इसको इतना साल का सज़ा सुनाया जाता है इसके तहत। तो ये पूरी तरह से लिस्ट बन के आता है, क्योंकि सीधे आप नहीं कह सकते हैं कि ये दोषी है। और जब वही सुनाया जाता है तो जो 3-4 पेज का जो लेटर होता है उसी को जजमेंट लेटर कहा जाता है कि जजमेंट हो गया है। एक और शब्द आप लोग सुनिएगा ज़्यादा करके, न्यायिक सक्रियतावाद। तो न्यायिक सक्रियतावाद क्या है? जब क्या होता है कि न्याय प्रणाली जो होता है वो सक्रिय हो जाता है। जैसे भारत की न्याय प्रणाली की बात किया जाए तो पिछले 20-30 वर्षों से भारतीय न्यायिक प्रणाली जो है वो सक्रिय हो गया है। यानी विधानसभा के द्वारा जितना भी कानून बनाया जाता है उसको देखा जाता है कि वो मूल अधिकार को कुछ विक्षेपित तो नहीं कर रहा है या कोई भी ऐसा विधि जो मूल अधिकार के खिलाफ हो, क्योंकि मूल अधिकार का संरक्षण का अधिकार न्यायपालिका को है और ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट को। तो मूल अधिकार को जो भी क्या करेगा, थोड़ा सा भी विक्षेपित करेगा, यानी उसको कम करने का, मूल अधिकार को कम करने का प्रयास करेगा, तो वहाँ न्यायपालिका सक्रिय हो जाती है। दूसरा ये होता है कि जहाँ संविधान का वर्णन करने की बात होती है तो वहाँ न्यायपालिका को ही देखा जाता है कि न्यायपालिका आखिर उसका वर्णन किस प्रकार करते हैं। तो पिछले कुछ वर्षों से जो संविधान का मूल अवधारणा आया कि संविधान का मूल अवधारणा क्या है, न्यायपालिका के द्वारा ऐसा बोला गया है कि आप संविधान के मूल अवधारणा को हटा नहीं सकते हैं। न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर संविधान के मूल तत्व, तो मूल तत्व क्या क्या हैं इसका वर्णन न्यायपालिका के द्वारा बराबर की जाती रहती है। तो मूल अवधारणा के कारण ही न्यायिक सक्रियता हमारे भारत में देखने को मिलता है। इसलिए अभी कहा जाता है कि न्यायपालिका जो है अभी वर्तमान में सर्वोच्च है। तो हम लोग देखते हैं शासन प्रणालियों के प्रकार। यानी शासन प्रणाली जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका अब विभाजन जो है बहुत सारे शब्दों के अनुसार किया जाता है, लेकिन हम एक ही विभाजन को लेकर चलेंगे क्योंकि जो हमारे लिए बहुत आवश्यकता है वही विभाजन को हम लेकर चलेंगे। तो हम एक ही आधार लेकर चलेंगे, वैधता के आधार पर। इसके आधार पर क्या किया जाता है कि शासन प्रणाली को बांटा जाता है। जैसे हो गया राजतंत्र, कुलीन तंत्र, धर्मतंत्र, उसके बाद लोकतंत्र। आप राजतंत्र से परिचय होंगे कि राजतंत्र पहले चलता था और यहाँ राजा के मर्जी के अनुसार चलता था, यानी राजा तथा उसके कुछ अन्य सहयोगी। अन्य सहयोगी के अंतर्गत आता था, जैसे पुरोहित हो गया, तो उसके अनुसार क्या किया जाता, न्याय किया जाता था। तो यहाँ मौलिक अधिकार नहीं देखा जाता था,
और ना ही कभी कभी दोनों पक्ष को सुने बिना ही क्या किया जाता था कि सज़ा दे दी जाती थी। कहा जाता था कि पहले तुरंत सज़ा मिल जाती थी, तुरंत सज़ा मिल जाती थी, लेकिन वो प्राकृतिक न्याय नहीं था कि यानी दोनों पक्ष को नहीं सुना गया। और दोनों पक्ष को जब तक नहीं सुनेंगे तब तक क्या होगा, एक पक्ष को सुनकर आप न्याय जो करेंगे तो क्या होगा, वो प्रायः गलत ही न्याय होता है, भले कोई भी दोषी हो। तो उसके बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। कुछ दोषियों को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे दोषी ऐसे होते हैं जिसको सुनना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो पहले नहीं सुना जाता है, राजतंत्र में नहीं सुना जाता था, इसलिए राजतंत्र जहाँ भी है वो अभी अच्छा नहीं माना जाता है अभी के युग में। पहले के युग में जैसा भी माना जाता हो कि राजतंत्र ऐसा होना चाहिए, जैसे महात्मा गांधी बराबर राम राज की बात करते थे, तो राम राज का अर्थ यही होता था कि सभी को बराबर हक मिले। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी राजतंत्र के समर्थक थे, वो राजतंत्र के समर्थक नहीं थे, वो लोकतंत्र के ही समर्थक थे। लेकिन उनका कहना था कि राज ऐसा होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, राम राज जैसा होना चाहिए, यानी सभी को बराबर हक मिले। क्योंकि राम भगवान एक केवट को भी आप कह के बुलाते थे, तो ये सब उनका उदारतावाद था। और वैसा ही गांधी जी हमारे समाज में भी चाहते थे, लेकिन उस समय के समाज में ऐसा था ही नहीं, अभी भी बहुत जगह ऐसा होता है। कुलीन तंत्र की बात किया जाए तो कुलीन का अर्थ होता है कि उच्च वर्गों का समूह। ये बहुत दिनों से चलता आ रहा है, अभी भी कहीं कहीं चलता है। तो कुलीन का तंत्र जहाँ भी होता है वहाँ भी अमीर तबके के आदमी होते हैं, वही सब क्या करते हैं, उसका शासन चलाते हैं। जैसे आप गांव में देखेंगे तो गांव में उसी को सरपंच माना जाता है, भले सरपंच में कोई जीत जाए, लेकिन सरपंच में कुलीन वर्ग को ही माना जाता है, यानी जो अमीर वर्ग हैं उसी का बात माना जाता है प्रायः गाँव में। तो अभी भी कुलीन तंत्र आपको मिलेगा। उसके बाद धर्म तंत्र की बात किया जाए तो यहाँ धर्म के अनुसार शासन किया जाता था, यानी अभी भी जैसे पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, तो यहाँ सब क्या किया जाता है, धर्म के अनुसार शासन चलाया जाता है। आप भारत की बात किया जाए तो भारत में धर्म के अनुसार शासन नहीं चलाया जाता है, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, और पंथ निरपेक्ष देश जो भी होता है वहाँ धर्म के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ अनेक धर्मों के व्यक्ति रहते हैं, और अनेक धर्मों के व्यक्ति अगर रहते हैं तो एक ही धर्म के अनुसार उसका शासन चलाना ये न्याय का उल्लंघन होगा, और प्राकृतिक न्याय का भी उल्लंघन होगा। तो अभी हम मानते हैं कि जो बहुसंख्यक है ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे धर्म के अनुसार क्या किया जाए, इसका शासन चलाया जाए, लेकिन वो ठीक नहीं है। उनको लगता होगा ठीक, लेकिन दूसरे के लिए ठीक नहीं है, तो ये ठीक है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या उससे प्रभावित होगा। क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, और यहाँ विविधता प्रायः देखने से आदिकाल से ही चलती आ रही है, तो हम धर्म तंत्र के अनुसार नहीं चला सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी धर्म तंत्र है वहाँ पर ही अराजकता बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, यानी वहाँ शासन सही से नहीं चल पाता है, और बहुत सारे लोग जो होते हैं विकास तत्व से बाधक हो जाते हैं, यानी विकास तत्व नाम का चीज़ वहाँ पहुँच नहीं पाता है। जैसे अभी वर्तमान में धर्म तंत्र के अनुसार पाकिस्तान चल रहा है, अफगानिस्तान चल रहा है, बहुत सारे देश चल रहा है धर्म तंत्र के अनुसार। तो वहाँ आप ऐसा देखेंगे पाएंगे कि वहाँ जनताओं का विकास सही से नहीं हो पाया है। लोकतंत्र यानी लोकतंत्र का जो परिभाषा है वो अब्राहम लिंकन के द्वारा कि जनता के लिए जनता के द्वारा और जनता पर ही शासन लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र ही अभी के युग में लोकतंत्र ही सबसे अच्छा शासन माना जाता है। तो हम लोग लोकतंत्र के ही बात करेंगे कि लोकतंत्र आखिर कैसे चलाते हैं और इसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। आप लोकतंत्र में ही देखेंगे कि लोकतंत्र में भी प्रकार होते हैं, संसदीय हो गया, राष्ट्रपति हो गया। तो ये सब क्या है कि लोकतंत्र के ही प्रकार हैं, और जहाँ ये सब नहीं हो पाता है वहाँ क्या होता है कि
जनताओं के विश्वास, जनताओं के बात को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो ये सब क्या है, शासन प्रणाली के प्रकार हैं। हम पहले ही बताएं कि इसका प्रकार बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जैसे एक और विभाजन है जिसमें भीड़तंत्र, अल्पतंत्र। जैसे लोकतंत्र को भीड़तंत्र भी माना जाता है। तो भीड़तंत्र का ऐसा हुआ कि भीड़ के द्वारा शासन है, भीड़ के द्वारा शासन ऐसा किया नहीं जा सकता है। लोकतंत्र में क्या होता है, प्रतिनिधि के द्वारा शासन किया जाता है। एक होता है प्रत्यक्ष शासन, तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष शासन किया जाता है। जैसे स्विट्जरलैंड में माना जाता है कि वहाँ प्रत्यक्ष शासन होता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि सभी जनसंख्या, जैसे हमारे देश का जनसंख्या 130 करोड़ एभव है, तो उतना जनसंख्या एक साथ शासन नहीं कर सकता, इसलिए प्रतिनिधि का होना जरूरी है। स्विट्जरलैंड में ऐसा होता है कि वहाँ का जो शासन प्रणाली चलाया जाता है, तो वहाँ 7 व्यक्ति होता है और 7 व्यक्ति को बराबर आप मान सकते हैं कि बराबर शक्ति प्राप्त होता है। और प्रत्येक एक वर्ष में क्या होता है कि उसका प्रमुख बदलते रहता है, यानी आज वो एक प्रधानमंत्री हो जाएगा तो अगले साल दूसरा हो जाएगा। तो 7 व्यक्ति का वहाँ चुनाव होता है और ऐसा माना जाता है कि वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन भारत ऐसे देश में, इतना विशाल देश में, क्योंकि स्विट्जरलैंड छोटा सा देश है, आप गांव के स्तर पर, हमारे गांव के स्तर पर ही देख सकते हैं, तो यहाँ प्रत्यक्ष शासन चलाया जाता है गांव के स्तर पर। जो स्थानीय सरकार होती है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ प्रत्यक्ष शासन होता है। लेकिन इतना बड़ा देश में आप कहेंगे कि प्रत्यक्ष शासन हो, तो ऐसा संभव है ही नहीं। तो इसलिए प्रत्यक्ष शासन हमारे यहाँ और प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे देश में है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आप जानते हैं कि सीधे जनता के द्वारा शासन करना, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आता है कि प्रतिनिधि के द्वारा, यानी जनता के प्रतिनिधि के द्वारा शासन किया जाना। तो हमारे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो इसका ये शब्द जितना भी शब्द आया अभी, ये सब बराबर संविधान में चर्चा होते रहते हैं। कुछ और शब्द हैं जिसका चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। धन्यवाद।